हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, स्वागत है सबका बुल राइडर चैनल में। सॉरी दोस्तों, जब बात हो रही है रिटेल स्टॉक्स की, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की या रिटेलर्स के फेवरेट स्टॉक्स की, तो अलोक इंडस्ट्रीज का नाम उसके साथ अगर ना जुड़े तो ऐसे हो नहीं सकता। स्टॉक का मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा वीडियो में बना रहा हूं और मैं लगातार रिटेलर को किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, आप एक लंबी रेस तक खेलना चाहते हो, एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो किसी स्टॉक में, तो किस टाइप का स्मॉल कैप स्टॉक आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे छोटा स्टॉक जो है सिंगल डिजिट का या डबल डिजिट का कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में हमेशा अपने वीडियोस में मैं बताता रहता हूं। आज बात करने वाले हैं अलोक इंडस्ट्रीज में। एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो सिर्फ रिलायंस ने खरीदा, इसलिए काफी लोगों ने खरीदा, लेकिन वो स्टॉक जहां पर तब था वही अभी भी वही उसी जगह पर बैठा हुआ है। कहा गलत है, क्या गलत हुआ इस स्टॉक सिलेक्ट करने में? लास्ट वीडियो में काफी सारी गालियां मिली है मुझे इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होती है। उनका कहना है कि मुकेश अंबानी ने खरीदा तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, मेरे से ज्यादा अकल उसमें है, डेफिनेटली है, बट ये जरूरी नहीं है। कोई बंदा, कोई भी स्टॉक है, कोई कंपनी टेक ओवर करता है, उसके पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी अगर उसने खरीदी है तो वो भागेगी। शायद वो उसने एज ए सब्सिडरी बनाने के लिए खरीदी हो, शायद उसने अपने मेन कंपनी का काम यहां से करवाने के लिए इसे खरीदा हो, शायद सस्ते में मिली भंगार बेच के पैसे कमाने हो, वो सोच के खरीदी हो। देखो, किसने खरीदी, उसका क्या इंटेंशन था, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा नंबर्स देखने हैं, प्रैक्टिकल रहना है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बंदा बहुत मेहनत से कमाता है, तो सही जगह वो इन्वेस्ट हो, ऐसी ही हमेशा मैं ख्वाहिश करता हूं। तो आज मैं आपको एक फिर आज मैं 3-4 साल बाद वापस से मैं आलोक इंडस्ट्रीज का एक ओवरव्यू देने वाला हूं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सिनारियो है, क्या क्या चीजें होने वाली है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1986 में कंपनी स्टार्ट हुई थी आलोक इंडस्ट्रीज के नाम से। एक लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी आलोक इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड क्लास गारमेंट बनाती है। ये होलसेल और रिटेल में काम करती है, जैसे कि शॉप टू, यानी जो बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, यानी H&A स्टोर के नाम से इनके इंडिया में स्टोर्स है, और स्टोर 21 के नाम से इनके यूके में स्टोर्स है। टोटल मिला के 500 स्टोर्स के साथ में ये लोग जो है ये ऑपरेट करते हैं। अब 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, करंट रेट इसका 20 पे चल रहा है, स्टॉक का कोई पी नहीं है, बुक वैल्यू 40 माइनस में चल रहा है, इसका 39 टू बी एग्जैक्ट माइनस में चल रहा है। यानी आप सोचोगे कि अगर पैसे ये फैक्ट्री बिक भी जाए तो जितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है उतना रिकवर नहीं होने वाला। आरओसी -6.86 का है, यानी जितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ हुआ है उससे उसके कंपैरिजन में बहुत कम जो है वो रिटर्न आ रहा है, यानी रिटर्न भी इसका माइनस में है। फेस वैल्यू 1 रुपया है, यानी यहां से आप उम्मीद नहीं कर सकते कोई स्प्लिट हो, ज्यादा स्टॉक्स मार्केट में लेकर के आए, पैसे मार्केट से उठाया जाए, ये पॉसिबिलिटी जीरो है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर दोस्तों -2 रुपया है, यानी अगर आप इसके ऊपर 20 रुपए लगा रहे हो तो जैसे ही आप 20 रुपए लगाते हो उसका वैल्यू हो जाता है 18 रुपया, यानी आपको बेचना भी नहीं है, आपने बस 20 रुपए लगा दिए तो उसका वैल्यू इमीडिएटली 18 रुपया हो गया। आप ऑलरेडी 2 रुपए लॉस में आ चुके हो। इंडस्ट्री पी 20 का चल रहा है दोस्तों, लेकिन स्टॉक से यहां पर पी दिखा नहीं रहा, तो सोचो पी कितना कम होगा। क्वार्टर का प्रॉफिट 8% है, क्वार्टर सेल्स उनका -20% है, यानी सेल जो है वो क्वार्टरली 20% घटा है। प्रमोटर का होल्डिंग बहुत तगड़ा है, 75% है, कोई प्लेज नहीं है, जरूरत ही नहीं है प्लेज करने की। 3 साल से इनका ग्रोथ 28% से हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ -8% है, जबकि मैं +8% भी बोलता हूं कि कम है, यहां पर तो -8% है, वो तो हद से ज्यादा कम है। पिछले 3 साल से -3% से रिटर्न दिया हुआ है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा और प्रैक्टिकली बात करें तो देखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि 500 स्टोर अगर टुगेदर इंडिया में चलाते हैं। ये कंपनी को टेक ओवर किया गया था रिलायंस की तरफ से 5,000 करोड़ में,
और यहाँ पर दो कंपनीज काम कर रही थी। एक रिलायंस डायरेक्टली 40% होल्ड करता था और रिलायंस का एक सब्सिडरी कंपनी है JMRFARC, यानी आप देख सकते हो यहाँ पर JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनके पास लगभग 35% होल्डिंग है। यानी रिलायंस के पास इससे लगभग 75% होल्डिंग ये लोग रखते हैं अपने पास, रिलायंस के पास। अभी तक रिलायंस को जरूरत नहीं पड़ा है कुछ बेच बाचने का, तो बिकवाली हुई नहीं है। डेटा डे सुधरे हैं, 25 से 18 तक आया है, लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही खराब है। यानी कंपनी अपना जो लोन लिया है वो रीपे नहीं कर पा रही है, उसका इंटरेस्ट भी भरना मुश्किल है। और रिलायंस ऐसी कंपनी में और इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां से अर्निंग नहीं आ रही है, लेकिन ये कैश काउ कहा जाता है इसको अकाउंट्स के वर्ड में। ये पैसा खा रही है आपका, ये पैसा आपको कमा करके नहीं दे रही है। अब यहां पर आप देख सकते हो सेल्स में 1360 करोड़ का इनका सेल हुआ है और 1323 करोड़ का इनका एक्सपेंस हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकल करके आ रहा है 36 करोड़ का। उसमें भी इंटरेस्ट आप भर रहे हो 142 करोड़ का और डेप्रिसिएशन जा रहा है 80 करोड़ का। तो आपका जो प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है -175 करोड़ का। यानी इनडायरेक्टली कंपनी 175 करोड़ के लॉस में चल रहा है। टैक्सेशन नहीं है, अदरवाइज ये फिगर और भी बढ़ जाती। ईपीएस निकल करके आ रहा है आपका 0.35%। अगर आप देखोगे दिसंबर 2020 से कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में चल रहा है। सिर्फ सितंबर एक वो जगह थी जहां पर कंपनी ने एक 10 रुपए का ईपीएस दिया हुआ था। सेल्स भी प्रैक्टिकली करे तो सेल्स का 6000 करोड़ का आ रहा है, 6102 करोड़ का एक्सपेंस है। वापस से टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे तो लगभग 1000 करोड़ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 560 करोड़ का जो है वो इंटरेस्ट भरा हुआ है और डेप्रिसिएशन ले गए 350 करोड़ का। जहां पर नेट प्रॉफिट आ रहा है -948 और ईपीएस लगभग -2 रुपया। जैसे मैंने आपको कहा था कि 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो इमीडिएटली उसका वैल्यू 18 रुपया हो जाएगा। तो आप जैसे ही स्टॉक खरीदोगे उसी समय आप लॉसेस में चले गए हो। यहां पर आप देख सकते हो पिछले 12 महीने से 23% का -23% का ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -163% का है और सीएजीआर जो 34% से बढ़ती जा रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो 813 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है। इन्वेस्टिंग से इनको पैसा जा रहा है 129 करोड़ का और फाइनेंशियल एसेट जो है उसमें से ये लोग जा रहा है लगभग 700 करोड़ जा रहा है इनका, जिसमें से रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग हुई है 340 करोड़। और यहां पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेड भी जो है वो लगभग 450 करोड़ का यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी हद से ज्यादा पैसा इनका जा रहा है जितना ये कमा नहीं रहे हैं। और नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर -3 करोड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर फंड्स की शॉर्टेज है, काफी ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉसेस है, काफी ज्यादा कंपनी को ग्रो करने की जरूरत है। सेल्स नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, इंटरेस्ट रेगुलरली भरे जा रहे हैं। डेट का रीपेमेंट भी आप देख रहे हो कोशिश की जा रही है। पिछले 4 क्वार्टर से इन्होंने जो है वो 4 साल से डेट भरा नहीं था, तो कुछ रीपेमेंट इन्होंने 19 में किया है, 20 में काफी अच्छी रीपेमेंट हुई है। मेरे ख्याल से 20 में रिलायंस ने शायद इसको खरीदा होगा, तो ये लगभग रीपेमेंट करने की भी ज्यादा कोशिश नहीं है। आप देख रहे हो कुछ ज्यादा यहाँ पर पेमेंट की होने की आशा दिखाई नहीं दे रही है। डेटेड हालांकि 18 हो चुके हैं, इन्वेंट्री 79 है, डेज पेएबल जो है वो 123 है, ये काफी ज्यादा है। कन्वर्जन साइकिल आप देख रहे हो -26 है क्योंकि सेल्स है ही नहीं। वर्किंग कैपिटल -18 है और आरओसी -7 है, जो नहीं होना चाहिए, बेसिकली प्लस में होना चाहिए। आरओसी का सिंपल मतलब होता है जितना पैसा डाल रहे हो उस पैसे को यूज करके कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं बना रही है। तो बॉस ये पैसा नहीं बना रही है। प्रमोटर का होल्डिंग स्टेबल 2020 के बाद रिलायंस ने खरीदा तो 75% होल्ड है। यहां पर एफआईएस का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एफआईएस पैसा डाल रहे हैं स्टॉक में, लेकिन इसके बाद 23 के बाद में हल्का सा बिकवाली यहां पर दिखाई दिया। डीआईआई भाई ये बेच रहे हैं, आप देख सकते हो 73 से ये सीधा 34 पर आ गया। तो डीआईआई है वो बेच रहे हैं और ये मेरे ख्याल से रिटेलर है जो भी अभी थोड़ी थोड़ी समझ है मेरे ख्याल से आ चुकी है और ये भी हल्के हल्के अपने हाथ यहां से निकालते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एफआईआई जो है वो हल्का हल्का यहाँ पर बाइंग के बाद अभी सेलिंग थोड़ी सी शुरू हुई है।
तो ये हालात है पूरा इस कंपनी के। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि पैसा नहीं है। लेकिन इस स्टॉक में एक प्लस पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों के रिलायंस का जो जियो फैशन है वो अभी टाटा का जो ब्रांड है मेरे ख्याल से उसको टक्कर देने आ रहा है, अपना जो रिटेल आउटलेट खोलेगा। और उस टाइम पे अगर रिलायंस चाहता है आलोक इंडस्ट्रीज का यूज करना तो कहीं ना कहीं यहां पर बदलाव दिखाई दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी है। जब अगर ऐसी कुछ न्यूज आती है, स्टॉक्स में बढ़िया नंबर्स आते हैं, तभी और सिर्फ तभी आपको इस स्टॉक के अंदर पैसा डालना है। अदरवाइज इस स्टॉक से आप जितना दूर रहो उतना ही आपके लिए बेहतरीन है। तो ये था वीडियो दोस्तों अलग इंडस्ट्रीज के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और शॉर्ट्स कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कम समय हम लोग लगाए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सके। लंबा वीडियो बनाना इसलिए जरूरी पड़ता है दोस्तों क्योंकि हर एक चीज मैं चाहता हूं कि आपके समझ में आए, आप समझो चीजों को, किस तरह से चीजें काम कर रही है, और आप जो जिनके पास मोटा पैसा है उनके जाल में ना फंसो, और अच्छा खासा पैसा आप मार्केट से बनाओ। ये था वीडियो दोस्तों, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।